अच्छा, क्या आपको लगता है कि पंचकुला की महिलाओं के मुद्दे राज्य स्तर पर उठाए जा रहे हैं? और नहीं तो फिर मतलब उसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है? मतलब ये बहुत ही अफसोसनाक है कि जैसे अब पंचकुला को हम बोल देते हैं राजधानी, लेकिन यहाँ पंचकुला लोकल एरिया में जो महिलाओं के मुद्दे हैं उनको कहीं भी हाईलाइट या कहीं कुछ नहीं किया जाता। युवा लड़कियों को राजनीति और नेतृत्व की मुख्य धारा में लाने के लिए मतलब महकमे में क्या कोई प्रयास है? तो मुझे लगता है कि मुझे तो अपनी बेटी में भी इंदिरा गांधी दिखती है कि अगर वो कर सकती है और तो तू क्यों नहीं कर सकती। फरवरी या मार्च में एमसी के इलेक्शन भी आएंगे हाँ। और कहीं ना कहीं आप भी शायद टिकट की दावेदारी करेंगी, तो हाँ। आपकी उस समय क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जैसे आप टिकट की बात कर रहे हैं तो आपका जनता से सीधा संपर्क आपको जोड़ता है, आपको आपकी दावेदारी मजबूत करती है, मजबूती देती है उसमें। और अगर जहाँ मैं रहती हूँ किस सेक्टर में वहाँ भी मेरा अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मतलब है लोगों की, जनता के मन में कि इसको मिले और ये आगे बढ़े, प्यार है उनके मन में। कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक वोट चोरी का भी आरोप लगाया, उसको आप किस तरह से देखेंगे, कैसे बताइए? जो सरकारी फंड है, सरकारी फंड में से पैसा देना, जो टैक्स का पैसा है, मेरे टैक्स का पैसा है, उसको आप इलेक्शन में इस तरीके से मिसयूज उसका कर रहे हैं। आपका सीधे सीधे ये है, आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई और कहीं ना कहीं मिसयूज भी हुआ है। हाँ जी। है ना? और ये चुनाव के टाइम पे ही ये पैसे का क्यों, सरकारी तंत्र का क्यों यूज होता है? तो क्या कांग्रेस ने पहले कभी ऐसा तंत्र यूज नहीं किया? लाडो लक्ष्मी योजना, हाँ जी, उसके तहत ये महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, उनके खाते में जा रहे हाँ हैं, जी। तो ये तो योजना थी ना, इसको हम इसमें वोट चोरी का कैसे लगा सकते? जब उन्हें हरियाणा में ये लगा कि सारा वोट वहीं डाइवर्ट होगा, तो उन्होंने हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को एकदम हवा देना शुरू कर दिया। महिला सशक्तिकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव की धड़कन बन चुका है। इसी को लेकर आज हमारे साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष पंचकुला की सुनीता मान जी मौजूद हैं। बात करेंगे। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज में। मैडम, पंचकुला में महिला सशक्तिकरण को लेकर अभी क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी तरफ से? सर, जैसे कि मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ पंचकुला की, और मैं यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जैसे कि महिलाओं को सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से, सुरक्षात्मक तौर से, हर तरीके से महिलाओं को मजबूत करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। तो उसके लिए हम काफ़ी कुछ मतलब महिलाओं को सबसे पहले तो आर्थिक रूप से उनको करने के लिए मतलब एनजीओ वगैरह में काम और एसएचजी करवाना, और महिलाओं का ग्रुप बनाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, और उनको काम देना, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में पापड़ वगैरह बनाना इत्यादि, अचार बनाना, ये चलता है। और दूसरी उसको उनको मतलब रचनात्मक मतलब एक कहते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। जैसे महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और पेंटिंग्स इत्यादि वगैरह के लिए भी काफ़ी एनजीओ के साथ मैं अटैच में हूँ, तो वो भी चलता रहता है। और आर्थिक रूप से मतलब भी महिलाओं को मजबूत करने की पूरी कोशिश रहती है। महिलाओं को एक दूसरे से मतलब मेरा ये रहता है कि अगर मैं कहीं जुड़ी हुई हूँ तो मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई है, मैं उनको वहाँ टच करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पंचकुला की महिलाओं के मुद्दे राज्य स्तर पर उठाए जा रहे हैं? और नहीं तो फिर मतलब उसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है? सर, मैं आपको एक मतलब ये बहुत ही अफसोसनाक है कि जैसे अब पंचकुला को हम बोल देते हैं राजधानी, लेकिन यहाँ पंचकुला लोकल एरिया में जो महिलाओं के मुद्दे हैं उनको कहीं भी हाईलाइट या कहीं कुछ नहीं किया जाता। अब जैसे कि अपने जैसे चंडीगढ़ को बोल देते हैं कि मेट्रो सिटी, जैसे पंचकुला में वो चंडीगढ़ को बोल देते हैं। तो मतलब एक है ना, एक सोच तो बन गई है लोगों की कि तो मेट्रो सिटी है या यहाँ पे तो पढ़ा लिखा है या डेवलप है, लेकिन मतलब एक राज्य स्तर पे तो एक वो बढ़ा दिया गया है कि प्रारूप की ऐसा है। लेकिन जैसे मैं फील्ड में रहती हूँ और फील्ड में मैं काम करती हूँ, जब आप इसकी जड़ों में जाओगे ना, जहाँ महिलाओं को समझने की कोशिश करोगे पंचकुला में, चाहे आप स्लम एरिया में लगा लो, चाहे आप महिलाओं को जॉब में लगा लो, चाहे आप एक बौद्धिक रूप से लगा लो, सामाजिक रूप से लगा लो, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, वो नहीं है।
उस पर काम नहीं किया जा रहा। एज ए महिला विंग, आप जैसे कांग्रेस महिला विंग हैं, तो आप सरकार को कौन से ऐसे मुद्दे से अवगत कराना चाहेंगे जो, जैसे क्योंकि महिलाओं में ना कहीं महिलाओं के प्रति अपराध भी बढ़ रहे हैं, हाँ जी। तो उसको लेके आप सरकार से क्या आप बात करना चाहेंगे? मैं सरकार से मेरा यही रहता है, जैसे कि हमारी महिलाओं की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया जी, और वो मेरी अच्छी दोस्त है। मैं उनसे वक्त वक्त पे समय समय पे काफी कई बार इश्यूज हो जाते हैं तो मैं मिलने भी जाती हूँ। तो मैडम से मैं चर्चा भी करती हूँ इस बारे में कि मैडम हमारी महिलाएं हैं, सबसे पहले तो जैसे हम बेटियों को बोलते हैं कि बेटा, कि हमने एक बेटियों को एक दिमाग में चीज घुसा दी है कि आजादी, नौकरी, आजादी का मतलब नौकरी। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। कि आपने ये बात तो उसको सिखा दी कि आजादी का मतलब नौकरी, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। बेटी को ये तो हमने बोल दिया कि बेटा आप पढ़ो और नौकरी लो, चलो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सेकंड जो पार्ट है, बौद्धिक विकास, हमारी महिलाओं का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। अब जैसे हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, कॉलेज जा रही है, सारा कुछ, नंबर भी उनके अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उनको अगर आप राजनीतिक तौर पे या सामाजिक तौर पे या किसी समस्या के तौर पे या पारिवारिक तौर पे उनसे अगर आप चर्चा करोगे या कोई बातचीत करोगे, तो वो उनका रिस्पॉन्स सैड रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स नहीं है। और ये चीज जो नुकसान करती है ना, वो आजकल जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो तलाक के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, जो ये मैटर इशू होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा कारण ये है इसका। युवा लड़कियों को राजनीति और नेतृत्व की मुख्य धारा में लाने के लिए मतलब महकमे में क्या कोई प्रयास है? महकमा सर, महिला कांग्रेस महिला कांग्रेस, हाँ जी, महिला कांग्रेस ने हमेशा ही यही कोशिश की। हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है सुधा भारद्वाज जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं, तो उनके दिशा निर्देशानुसार हम समय समय पर महिलाओं को हमारे संगठन के साथ मीटिंग्स करते रहते हैं, चर्चा विषय करते रहते हैं। और समय समय पर पीछे हमारा अभियान चला था कि मेंबरशिप बनाने का, उसमें काफी महिलाएं जोड़ी। और उससे पहले जो 24-25 में अभियान चला था कि शक्ति अभियान के, उसमें 20 दिन में कम से कम भी 20 लाख महिलाएं हमसे, महिला कांग्रेस से जुड़ी थी। तो महिला कांग्रेस तो बहुत बड़े लेवल पे महिला संगठन काम कर रहा है। और कोई भी इलेक्शन है, कोई भी एमएलए इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन है, महिला कांग्रेस के बिना तो अधूरा है। उसको कोई मतलब उसके बिना तो मतलब आप पूरा मान ही नहीं सकते। पूरा सहयोग करते हैं हमेशा ही, हर तरीके से। तो जैसे महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से आगे भी और कोई प्लान है, कि कोई योजनाबद्ध प्लान है कि हमने आगे भी एज ए विंग कि कुछ मैंने करना है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है? जैसे कि मैं इस विषय पर हमेशा ही एक चर्चा विषय, एक वैचारिक तत्व मेरे अंदर रहता है कि मुझे इस पे काम करना है। देखो, मुझे जो एक रुतबा मिला है, रुतबा मिलना आसान है लेकिन उसको कायम रखना बड़ा मुश्किल है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे रुतबे के हिसाब से मैं उस पर काम करूँ। और मैं बुक्स जैसे करती हूँ, इंदिरा गांधी जी को रीड करती हूँ, लाइक भी उनको बहुत ज्यादा करती हूँ, फॉलो भी करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे तो अपनी बेटी में भी इंदिरा गांधी दिखती है कि अगर वो कर सकती है और तो तू क्यों नहीं कर सकती। और मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब महिला शक्ति के बारे में मेरे पास बहुत प्लान है, मतलब बहुत उम्मीदों के साथ। आने वाले समय पंचकुला एज ए आप महिला कांग्रेस विंग, क्या कुछ नया प्लान है वो बताओ, थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि क्या कुछ प्लान है आपका? प्लान सर मेरे सबसे पहले तो ये रहेगा, जो हमारी युवा लड़कियां हैं उनको, जैसे जो ठीक है वो पढ़ाई में साथ साथ ये रहते हैं, तो जो हमारी महिलाएं, हमारी एक हमारा संगठन जैसे सहयोग होती है, किड्स पार्टी होती है, और कुछ हमारे जैसे कोई जाट ग्रुप हो गए या कोई यादव ग्रुप की महिलाएं, सैनिक ग्रुप की महिलाएं, मैं लगभग सबसे जुड़ी हुई हूँ। और कोई पर्टिकुलर एक उससे नहीं है, लेकिन मैं उन महिलाओं के साथ बैठ के मैं एक मतलब टाइम पे संगठन बनाऊंगी और मीटिंग्स करूंगी कि अपनी बेटियों का मैं इस चीज पे काम करना चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ बौद्धिक विकास पे वो काम करे, ताकि हमारी बेटियों का जो उनका एक रुतबा है वो बढ़े और वो आगे अपने आप को स्थापित कर पाए, जो सामाजिक तौर पे अपने आप को साबित कर पाए। महिला सुरक्षा को लेके आप सरकार की नीतियों को किस प्रकार से देखती हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें और कोई सुधार की आवश्यकता है? सरकार की नीतियां ठीक हैं, काफी सरकार की नीतियां ठीक ही होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जो नीचे इम्प्लीमेंट की बात होती है वो वहां पे काम नहीं हो पाता, निचले स्तर पे काम नहीं हो पाता है।
तो वहाँ पे जैसे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, नाइट में मान लो कोई ड्यूटी पे महिला जा रही है, उसके साथ कोई घटना घट गई तो एकदम उस वो जैसे मान लो किसी थाने में भी घुस जाए, मतलब ये ना हो कि तेरा वो थाना लगता है या वो थाना लगता है, उसको उसी टाइम प्रोवाइड वो दी सुरक्षा दी जाए। और जैसे 112 नंबर है उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और जैसे बलात्कार के केस हैं या छेड़छाड़ के केस हैं या सबसे पहले ड्यूटी पे छेड़छाड़ के केस हैं, आप क्या मतलब इतना बुरा हाल है कि एक गवर्नमेंट टीचर आप ये लगा लो, कितनी एजुकेटेड टीचर, लेक्चरर टीचर की मैंने बातें सुनी हैं कि वो बोलती है कि मेरा प्रिंसिपल मेरे को ऐसे बोलता है, अगर मैं 5 मिनट भी लेट होगी मेरे को ऐसे बोलता है, मैडम मेरे को अलग तरीके से देखना शुरू कर देता है। तो मैं तो ना इतना अफसोस, इस चीज को अफसोसनाक मानती हूँ कि हम कहाँ पीछे रह गए। अच्छा, आने वाले समय में फरवरी या मार्च में एमसी के इलेक्शन भी आएंगे। हाँ जी। और कहीं ना कहीं आप भी शायद टिकट की दावेदारी करेंगी, तो आपकी उस समय क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सर मेरी पूरी कोशिश रहेगी टिकट के लिए, मैं अपना दावेदारी तो मैं जरूर करूंगी। वो पार्टी का निर्णय रहेगा कि वो मुझे किस लायक समझते हैं, क्या वो उनका रहता है, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सर अपना सेवा भाव के तरीके से पार्टी में काम करती रहूंगी। और प्राथमिकता मेरी अगर मान लो मेरे सबसे पहले कि अगर मुझे मेयर के लिए मैं सबसे पहले अपना दावा करूंगी। अगर मेयर के लिए मुझे प्रायोरिटी दी जाती है तो मैं उसी हिसाब से पंचकुला में, आल पंचकुला में अपना वर्क करती रहूंगी। और वार्ड एज अ वार्ड एमसी के हिसाब से मुझे वो मिलता है तो मैं वार्ड के हिसाब से लोगों की सेवा और जो मुझे मिलेगा, बाकी जो मैं सामाजिक औरत होने के नाते मेरा जो सेवा भाव है, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के नाते जो मेरा सेवा भाव वो तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। और टिकट मिलो चाहे ना मिलो वो मेरा फिर भी चलता रहेगा। पंचकुला की सबसे बड़ी स्थानीय समस्या आपको क्या लगती है और उसके लिए आपका क्या रोड मैप रहेगा? पंचकुला की सबसे बड़ी स्थानीय समस्या सर फिलहाल तो मुझे सफाई का बड़ा इशू लगता है कि जैसे सेक्टरों में आप जाके देखो, कॉलोनी एज मैं इंदिरा कॉलोनी में एज आंगनबाड़ी वर्कर जॉब करती हूँ, मेरे को वहाँ 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं। वहाँ तो है ही है बुरा हाल। आप वहाँ सर मैं वहाँ बहुत लंबे टाइम से सर्वाइव कर रही हूँ। अदर सेक्टरों में भी अगर आप जाओगे सर, आप अभयपुर चले जाइए, महेशपुर चले जाइए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और गाय कूड़े को खाती रहती है और बहुत ज्यादा बुरा हाल है सर। और अभयपुर में तो सर मेरी फ्रेंड रहती है, मैं वहां जाती हूँ तो सीवरेज का गंदा पानी और मतलब काफी चीजें गंदगी और है सर, वो सफाई का बहुत ज्यादा समस्या है सर। आपके वार्ड की जो महिलाएं हैं या फिर जो युवा हैं उनको आपसे लेके क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो सर उनको ये कहता है कि आप राजनीति में आके ही मतलब कि हमारे लिए अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और हमारे लिए अच्छे काम कर सकते हैं। उनको ये रहता है कि हर मतलब सबसे पहले कि आप एक औरत हो के आप औरत से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि औरत आगे बढ़े, तो सबसे पहले आप हमारी बेटियों के लिए कर सकते हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद उनको ये चीज की है कि आप हमारी बेटी के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा कर सकती है। अच्छा, क्या आप जैसे ये पार्टी में टिकट चयन की प्रक्रिया होगी उसको आप पारदर्शी मानती हैं कि पारदर्शी रहती है वो चीज? देखो मैं तो अदर पार्टीज का मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरी कांग्रेस पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी में हर चीज की पारदर्शिता है। कल हमारी अम्बाड़ा में भी राव नरेंद्र जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी मीटिंग है तो वहां भी चर्चा रहेगी। और उन्होंने साफ तौर पे मतलब कोई मतलब ये नहीं है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, जो भी लड़ना चाहे, जो भी अपनी बात कहना चाहे, ओपनली हम अपनी बात कहते हैं, हमारी बात सुनी जाती है। बाकी चयन प्रक्रिया का देखो हर चीज का तरीका होता है पार्टी का, वो उस हिसाब से वो अपना निर्णय लेंगे और वो हमें मान्य होगा। जब आपको टिकट मिलेगा, ठीक है, अगर आपको टिकट मिलता है तो अगले 100 दिन का आपका क्या मिशन रहेगा? टिकट मिलने के बाद 100 दिन का मतलब जो कैंपेनिंग, हाँ, आप अगले 100 दिन में क्या करके दिखाना चाहेंगे कि हाँ ये मेरा टारगेट है, 100 दिन का मेरा मिशन है और बस ये मेरे को टिकट मिल गया है, अब मैंने ये करके दिखाना है, तो कौन सा मिशन रहेगा आपका? नहीं, कंपेनिंग में कह रहे हैं कि कंपेनिंग में नहीं, जीतने के बाद। हाँ, तो ये है कि जीतने के बाद सबसे पहले मेरा यही सफाई का यही रहेगा कि वार्ड वाइज या मतलब आल पंचकुला का जो भी होगा वो परमात्मा का ऊपर है। मेरा सफाई का सबसे पहले सफाई का टारगेट रहेगा। फिर मेरा रहेगा कि हमारी आंगनवाड़ियों का सुधार के ऊपर मेरा टारगेट रहेगा। मैं एज आंगनवाड़ी वर्कर जॉब करती हूँ तो काफ़ी आंगनवाड़ियों में हमारे प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे छतों की हैं,
बारिश में पानी भी टपकता है, कहीं कच्ची हैं, कहीं पक्की हैं, कहीं परेशानियां हैं, कहीं दिक्कतें हैं, तो उसमें भी सुधार का रहेगा। कहीं स्कूल्स में मिड डे मील्स में भी दिक्कत है। अच्छा, और भी समस्याएं हैं, झुग्गी बस्तियों में है, महिलाओं की है। तो काफी प्लानिंग है, मेरी काफी बड़ी प्लानिंग है। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं टिकटों का वितरण ना चुनौतीपूर्ण होगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष, हर पार्टी अपने हिसाब से अपनी बात रखती है। विपक्ष का ऐसा, वो शायद उनकी पार्टी में ऐसा हो कि चुनौतीपूर्ण उनको लग रहा हो, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हम एक कांग्रेस वाले 100 दे के है सभी, और ऐसा कोई वो नहीं है। जैसा भी पार्टी का वो होगा, निर्णय होगा, वो सबको मान्य होगा। क्या आपको लगता है कि जैसे आप टिकट की बात कर रहे हैं, तो आपका जनता से सीधा संपर्क आपको जोड़ता है, आपको आपकी दावेदारी मजबूत करती है, मजबूती देती है उसमें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं दावेदारी, अगर मेरी मैं अपने कार्यस्थल से करूं तो भी मुझे अच्छा मतलब रिस्पांस है, और अगर जहां मैं रहती हूँ एक ही सेक्टर में, वहां भी मेरा अच्छा रिस्पांस है। तो मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मतलब है लोगों की, जनता के मन में, कि इसको मिले और ये आगे बढ़े। प्यार है उनके मन में। युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए आप कौन से प्रयास करेंगे? युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए तो उनके फैमिली पेरेंट्स के साथ ही अगर हम मीटिंग करें और पेरेंट्स को ही अगर काउंसलिंग करें, जैसे हम ग्रुपों में, जो मैंने पहले बोला, महिलाएं ग्रुपों में जुड़ी हुई हैं, जैसे कोई ग्रुप है या कोई जिस तरह इस तरह की ग्रुप है, तो ऐसे ही जेंट्स भी, उनकी भी तो हमें मीटिंग लेनी पड़ेगी। और दोनों मतलब क्योंकि ये चीजें ना, जो राजनीतिक चीजें हैं, जो बाहर की चीजें हैं, ये आदमी ही ज्यादा मतलब होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये अफसोसनाक है कि आदमी ही, जेंट्स ही ज्यादा जानते हैं इस चीज के बारे में, लेकिन ये गलत है। तो ये आदमी ही अपने बच्चों के माइंड में डाल सकते हैं कि बेटा, हमारी राजनीति राजनीति बहुत जरूरी है हमारे देश में, देश नहीं, विश्व में। किसी भी देश को आप लगा सकते हो, बिना राजनीति तो कहीं कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज अगर बच्चों को एक बार समझ में आ जाए ना, और अगर जब सही लोग राजनीति में आना बंद हो जाते हैं ना, तो गलत लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो ये चीजें हमें उनको समझानी बहुत जरूरी है। तो ये बाप ज्यादा अपने बच्चों को माइंड सेट बच्चों का कर सकता है। तो फिर पेरेंट्स को बिठा के ग्रुप्स वाइज उनकी काउंसलिंग ली जा सकती है। अच्छा, मैंने सुना आप आंगनबाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। हाँ तो जी। आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, उनकी समस्याओं को लेकर आपकी क्या राय है? आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं की बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। मेरा तो वैसे पिंजौर ब्लॉक पड़ता है, पिंजौर ब्लॉक में 250 के लगभग आंगनवाड़ी आती हैं। तो हमारी तो काफी समस्याएं हैं, उन पे हम टाइम टाइम पे अफसरों को बताते रहते हैं, और कुछ समस्याओं का समाधान हो भी जाता है। लेकिन जो समस्याएं हाई लेवल पे या जो डिसीजन होने चाहिए सरकार के लेवल पे, वो नहीं भी हो पाते। तो प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि सबसे पहले तो वर्कर्स भी परेशान है, जैसे ऑनलाइन काम वगैरह। अब बच्चों को राशन जैसे हम देते हैं, तो FRS देते हैं, करते हैं, उनका फोटो कैप्चर करते हैं। तो फोन में क्या होता है कि फोन टेक्निकल है, तो फोन जैसे हम बैठते हैं तो नेट नहीं होता, नेट इशू आ जाता है जी। तो अब एक और, तो वो खीर लेने आई है, दलिया लेने आई है, तो कि मैं उसको कितनी देर बिठा के रखूं? ठीक है, उसकी मैं 10 बार क्लिक कर दिया मैंने, वो नेट नहीं चल रहा है, वो नहीं उठा रहा है फोन, वो फोन फोटो उसकी मैच नहीं हो रही है। तो मेंटली परेशान मैं भी हूँ, वो औरत भी है, ठीक है, और उसमें ऊपर सुपरवाइजर भी परेशान है, वो सीडीपीओ भी परेशान है। क्योंकि देखो, वो तो अपनी जॉब कर रही है बेचारी, सभी अपनी जॉब कर रहे हैं, कि उनको सबको ही अपना जवाब देना है। तो इससे ये नहीं कि हम ही परेशान है, वो भी परेशान है। तो मेरा यही रहेगा कि परमात्मा ने अगर मुझे कहीं कुछ, परमात्मा ने अगर मेरे बारे में सोचा है, कुछ मुझे ऐसी कुछ दिया, तो मेरा कोशिश रहेगा कि कम से कम मैं FRS तो बंद करवा दूं। ये तो सबसे, बाकी ऑनलाइन काम चलता रहे, कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन ये सबसे बुरा है, मतलब सिस्टम बिल्कुल गलत है। अच्छा, जैसे अपना नगर निगम हो गए या आंगनबाड़ी हो गए, इनके बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल समन्वय तो होना चाहिए नगर निगम में और आंगनवाड़ी में। जैसे नगर निगम, कुछ हमारी बिल्डिंग्स हैं नगर निगम के अंडर आती हैं, तो उन बिल्डिंग्स में पानी वगैरह, बारिश में पानी टपकता रहता है, कुछ सील वगैरह आ जाती है, और
काफी चीजें, कभी आंगनबाड़ी में सफाई की, मान लो कोई आंगनबाड़ी की बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग में बना हुआ है तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे घास वगैरह और सारा कुछ रहता है, तो नगर निगम अगर ये चीजें समन्वय उनका ध्यान रखे तो आंगनबाड़ियाँ और भी ज्यादा मतलब बेस्ट अच्छी हो सकती हैं। महिलाओं और बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए आपकी तरफ से क्या इसमें प्रयास किए जाएंगे? देखिए हमारे अभी हेल्थ का हमने उसमें भैंसा टिब्बा में एक्चुअली 4 या 5 दिन पहले हमने एक हेल्थ कैंप भी लगाया था। तो हमारी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है बीनू राव मैम है, वो तो मतलब बहुत ही अच्छी, मतलब मैं तो उनके लिए मैं तो शब्द बहुत थोड़े रह जाते हैं, इतनी सेवा करते हैं ना वो, और हेल्थ के मामले में तो बहुत ही ज्यादा। और कल भी उनका कोई मैसेज आया हुआ था ग्रुप में कि कुछ बच्चों को स्कूल में स्वेटर्स की जरूरत है, तो जो भी अपना पार्ट करना चाहे उसमें कर सकता है। तो मैंने भी ओके बोल दिया कि ठीक है, मेरे से 1 या 2 जो भी होगा मैं अपना उसमें पार्टिसिपेट कर लूंगी। तो मैडम लगे रहते हैं, तो हेल्थ के में हम समय समय पे कैंप लगाते हैं। बैसटिबा में लगाया था, अभी राजीव कॉलोनी में हमारा फिक्स हो चुका है, और अभी इंदिरा कॉलोनी का फिक्स करना है। जहाँ भी स्लम एरिया, देखिए जैसे सेक्टर में लोग रह रहे हैं तो वो तो अपने, अब जैसे मैं हूँ या आप हैं, अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हैं, हम अब डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे, हम टेस्ट भी करवा लेंगे, सारे काम कर लेंगे। लेकिन जो श्रम एरिया के लोग हैं, एक तो उनको देखो दिहाड़ी पे जाना, काम पे जाना, कमा के लाना, वो सोचते हैं कि आज अगर मैं डॉक्टर के पास चला गया तो मेरे तो 1000 रुपये 800 रुपये मेरा कट हो जाएगा। वो एक तो वो चीज़ उनके अंदर साथ रहती है। दूसरा कि वो इतना जागरूक भी नहीं है कि ठीक है जो चल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, हरे पत्ते की दवाई खा ली, ये भी है ना कि पेन किलर खा ली, कि कोई सिर में दर्द है तो खाते खाते रहे। उनको पता नहीं है कि खाते रहे आपकी किडनी पे असर करेगी, आपकी लीवर पे असर करेगी। जागरूकता की कमी है ना, तो हम समय समय पर करते रहते हैं चेकअप। मैं तो बल्कि मेरी आंगनवाड़ी में तो मैं तो सारा दिन ही इनको बोलती रहती हूँ ये गोलियां मत खाया करो, मत खाया करो। मैं तो गली में चली जाती हूँ, उनके घर में घुस जाती हूँ कि तूने क्या खाया था मुझे बता, क्या किया तूने मुझे बता। तो फिर वो बता देती है कि मैंने ये किया था। मैंने कहा तूने गलत किया। तो कभी आना आप मेरे पास स्लम एरिया में, आपको मैं दिखाऊंगी। जब आप उन लोगों से बिल्कुल डीपली जाओगे ना, तो बहुत ही मतलब हृदय ना आपका बिल्कुल कांप जाता है उनका जीवन देख के। और ये बहुत ही अफसोसनाक है कि सरकार का इन कॉलोनियों पे कोई ध्यान नहीं है। अच्छा सुनीता जी, एक सवाल मेरा और है हाँ कि जी। अभी पीछे बिहार इलेक्शन हुए, ठीक है? हाँ जी। बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक वोट चोरी का भी आरोप लगाया, उसको आप किस तरह से देखेंगे, कैसे बताएंगे? देखिए सर, वोट चोरी का जो हमारा कांग्रेस का भी वोट चोरी अभियान चल रहा है, और सेक्टर अभी 17 दिसंबर को राष्ट्रीय लेवल पे दिल्ली में हमारा वोट चोरी के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। उसमें हम सभी हिस्सा लेंगे, और हमारी महिला कांग्रेस इसके लिए प्रॉपर अपनी तैयारी में जुटी हुई है। वोट चोरी का सर मुद्दा बहुत बड़ा है। अब जैसे बिहार में हुआ, जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को जो हम ये नहीं कहते कि महिलाओं को क्यों दिए, अच्छी बात है देने चाहिए, कोई बात नहीं, महिला को आपने हेल्प की अच्छी बात है, जरूरी भी है। लेकिन ये टाइम इलेक्शन के टाइम ये चीज क्यों होती है? दूसरी बात, जो सरकारी फंड है, सरकारी फंड में से पैसा देना, जो टैक्स का पैसा है, मेरे टैक्स का पैसा है, उसको आप इलेक्शन में इस तरीके से मिसयूज उसका कर रहे हैं। और वो सिर्फ एक ही बार वो चीज मुझे लगता है कि शायद एक ही बार ही दी जाएगी, वो इलेक्शन के बाद फिर उसको भुला दिया जाएगा। तो ये मतलब एक तो ये मिसयूज ये बहुत ज्यादा है। दूसरा कि जैसे हरियाणा में हुआ, हमारी कांग्रेस की सरकार आती आती रहेगी, तो वहां भी इन्होंने जातिवाद फैला दिया कि बीसी एससी जनरल और ये सारा अलग अलग थल करके। और वहां भी इन्होंने छोटे थोड़े थोड़े उस पे, जैसे हमारे विजेंद्र जी हैं उचाड़ा से ओनली 32 वोटों से मतलब वो रह गए। तो सर मशीनों में भी मतलब 92-95% बैटरी मिलना, और काफी ऑब्जेक्शन है हमारे, कुछ कुछ केस तो हमारे हाईकोर्ट में भी हैं। तो वोट चोरी तो सर है, हुई है ऐसा हमारा, इसीलिए हमारा ये वोट चोरी का अभियान हमारा कांग्रेस का चला हुआ है। नहीं, अगर ये वोट चोरी का बयान लगा हुआ है, इसमें आपका सीधे सीधे ये है, आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई और कहीं ना कहीं मिसयूज भी हुआ है। हाँ जी। है ना? और ये चुनाव के टाइम पे ही ये पैसे का क्यों, सरकारी तंत्र का क्यों यूज होता है? तो क्या कांग्रेस ने पहले कभी ऐसा तंत्र यूज नहीं किया? नहीं सर, जैसे कि अभी एक इनकी चली लाडो लक्ष्मी योजना, हाँ जी, उसके तहत ये महिलाओं को हाँ पैसे दे रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, उनके खाते में जा रहे हैं, हाँ जी। तो ये तो योजना थी ना, इसको हम इसमें वोट चोरी का कैसे लगा सकते हैं? नहीं, देखिए ये योजना कब आई,
आप ये देखिए, जब बिहार में इलेक्शन थे, जब बिहार की इलेक्शन हवा हवा थोड़ी गर्म हुई, तो इन्होंने हरियाणा में, क्योंकि हमारा जो बिहार का जो लेबर है जो काम करती है वो अपने हरियाणा में बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब उन्हें हरियाणा में ये लगा कि सारा वोट वहीं डाइवर्ट होगा, तो उन्होंने हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को एकदम हवा देना शुरू कर दिया। शुरू में इन्होंने कहा कि महिलाओं को दिए जाएंगे, और क्या कि बीपीएल को सभी महिलाओं को दिए जाएंगे, कि बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा था कि दिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने कटाई छटाई की, फिर उन्होंने 1 लाख पे आ गए, फिर 1 लाख से इन्होंने बीपीएल वाले हटा दिए, शायद आई थिंक है ये चीज, बीपीएल वाले हटा दिए कि बीपीएल वालों को नहीं दिया जाएगा या बीपीएल काट दिया जाएगा। उसके बाद उसके अंदर इतना कुछ डाल दिया। मेरी महिलाएं जो हैं, मेरी इंदिरा कॉलोनी की जो है, उन्होंने मुझे बताया कि फादर का भी शायद वोटर कार्ड, मम्मी का भी वोटर कार्ड, और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर इतना डाल दिया कि उस महिलाओं के पास तो कुछ है ही नहीं प्रूफ ऐसा, क्योंकि कुछ महिलाओं का बैंक में नहीं है, शायद कुछ पेरेंट्स नहीं बनाया, कुछ नहीं है, तो वो जो प्रक्रिया थी वो टफ कर दी। अच्छा, एक किस्त शायद आ चुकी है इसकी, सरकार ने डाली, और उसके बाद सरकार ने ये अनाउंसमेंट करी कि 3 या 6 महीने में या इकट्ठी ही किस्त दे दी जाएगी। तो ये किस्त कब दी जाएगी? ये जब दी जाएगी जब इलेक्शन होगा। तो इस तरह से पैसा मिस यूज करना या सरकारी तंत्र का यूज करना, ये गलत है। तो जो वार्ड बंदी है, तो आप इसे ये मतलब जैसे चुनाव को लेकर अब जो चुनाव आएंगे, इसको भी आप वोट चोरी का ही ये भी एक मतलब एजेंडा रहेगा कि हाँ ये वोट चोरी है, वोट चोरी का तरीका ये वोट चोरी भी है और कैंडिडेट को कमजोर करने का भी है। वोट चोरी भी है और कैंडिडेट को कमजोर करने का भी एक तरीका है कि इस कैंडिडेट को कमजोर, कांग्रेस कैंडिडेट का जहाँ भी कुछ बेस है या जहाँ कुछ वो अपना, देखो कोई भी होता है, मान लो मैं आज 5 साल में इलेक्शन हार जाती हूँ, तो भी मैं ये सोचती हूँ कि 5 साल में उन लोगों के बीच में रहूं ताकि मैं नेक्स्ट इलेक्शन जीत पाऊं। लेकिन ये ऐसा काम कर देते हैं कि वो फिर वो चीज को क्रैक कर देते हैं, 2 हिस्से कर देते हैं कि फिर वो कैंडिडेट कमजोर हो जाता है। तो फिर तो वोट चोरी होगी। तंत्र कहते हैं कि आपको तो साम दाम दंड भेद के तरीके से, तो आपको तो हर तरीके से मतलब आपको जीतना है, हर तरीके से, गलत तरीके से भी, मतलब आपने जीतने का वो बना लिया, आपका कोई किसी तरीके का सिद्धांत नहीं है। अच्छा सुनीता जी, युवाओं के रोजगार को लेके भी एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं युवा रोजगार को लेके परेशान रहता है, तो आपका उसमें क्या योगदान रहेगा और किस तरह से ये आप देखते हैं कि मौजूदा सरकार युवाओं के रोजगार को लेके कितना कार्य कर रही है? देखिए, सरकार तो सीरियस है ही नहीं इस मैटर पे। युवा राजनीति से नफरत करने लग गया। क्यों नफरत करने लग गया? क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा, उसमें किसी भी तरीके से भविष्य नहीं दिख रहा है। युवा को क्या चाहिए? देखो, कोई भी इंसान है, चाहे मैं भी हूँ, सबसे पहले तो मैं अपना पेट भरने की सोचूंगी ना। जब भी मेरे पेट में खाना होगा तभी तो मैं कोई चीज काम कर पाऊंगी। अब युवा को रोजगार ही नहीं है, किसी तरीके का कोई वैकेंसी नहीं निकलती, कोई फार्म नहीं निकलते, बच्चे पढ़ के कोर्स कर करके बच्चे बैठे हैं, पीएचडी करे हुए बच्चे पीएन के फार्म भरा। कितनी अफसोसनाक बातें हैं कि उनको मजबूरी है, उनको पीएन के फार्म भरने, उनके लाइफ पोस्टें नहीं निकल पा रही। आप ये मानो कि 2 लाख सरकारी कर्मचारियों की लगभग, जहां तक मुझे नॉलेज है, 2 लाख सरकारी कर्मचारियों की पोस्टें खाली पड़ी है, सीटें। रिटायरमेंट आप इस साल देखना कितनी रिटायरमेंट हैं। तो सरकार क्यों नहीं इस पे कदम उठाती है? मतलब जब वैकेंसी खाली है, हमारे युवा खाली है, तो ये क्यों ये चीज की जा रही है? अच्छा, ये वैकेंसियां का आप देखो, सीटी है, सीटी का आई थिंक 22 में सीटी हुआ था शायद, उसके बाद ये पीछे हुआ था, आई थिंक 25 में हुआ, 3-4 साल के बाद सीटी हुआ। सीटी हो जाता है, उसके बाद फिर सीईटी 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो 3 साल वैलिड, 3 साल के अंदर आप अगर वैकेंसी नहीं निकालते तो बच्चे का तो वो वेस्ट है, और बच्चा उसी के भरोसे बैठा रहता है और कोई पोस्टें नहीं निकलती। और अब जब इलेक्शन आएंगे उस टाइम एकदम पोस्टें निकलेंगी, और वो भी ग्रुप डी। हमारे बच्चों के लिए हमारे सिर पे एक ताज रख दिया गया है ग्रुप डी का, ठीक है। जो एसडीओ है, लेक्चरर हैं, जेई हैं, वो लगते हैं अदर स्टेट के। अदर स्टेट को वो देके, उनको कोटा देके अदर स्टेट वाले भर दिए जाते हैं, यूपी के और राजस्थान के अदर स्टेट वाले। और हमारे बच्चे ग्रुप डी में सरवाइव करते हैं, और ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। बहुत ही हमारा जो युवा वर्ग है, देखो कोई भी युवा देश की
नींव होता है देश की, हरियाणा अपने स्टेट की, समाज की युवा नींव होता है। जब तक वो नींव हमारी मजबूत नहीं होगी तो हमारा देश, हमारा समाज या हमारी स्टेट या हमारा घर या हमारा परिवार वो कैसे मजबूत होगा? कैसे? आप तो अपनी दीवारों को कमजोर कर रहे हैं, दीवारों को कमजोर कर रहे हैं, अपने घर को कमजोर कर रहे हैं, और ये चीज ज्यादा लंबी चलेगी नहीं। ये युवा जब क्रांति करेंगे ना तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सुनीता मान जी, जिन्होंने पूरी निष्पक्षता से अपनी सारी बात हमसे साझा करी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।